नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में हम बात करेंगे वक्त की। कहते हैं ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप खुश होकर इस बात को कहते हैं तो वो बात अच्छी नहीं होती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन वही बात यानी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, आप जिस समय दुखी होते हैं और उस समय बोलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए दोस्तों, आज का जो शीर्षक है, जो विषय है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक कहानी है रेणु गुप्ता की, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और सुनिएगा, इस कहानी को बहुत ही मार्मिक कहानी है एक परिवार की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। जाइएगा मत। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद इस कहानी के विश्लेषण के लिए। धन्यवाद। जी दोस्तों, अब शुरुआत करता हूँ इस कहानी की, जिसका शीर्षक है वक्त। कुछ इस प्रकार। इसकी लेखिका है उषा गुप्ता और बहुत ही सुंदर कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। विवाह के बाद मेरा पहला जन्मदिन था। सोचा था उस दिन रोहित कुछ स्पेशल करेंगे, मुझे बढ़िया सा उपहार देंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे। लेकिन ये सब तो दूर, सारा दिन बीत गया और उन्होंने मुझे बधाई तक नहीं दी। शाम को उनका मैसेज आया, बॉस की प्रमोशन पार्टी है, डिनर पर जा रहा हूं, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। पढ़कर क्रोध और वेदना की मिली जुली प्रतिक्रिया आंखों से आंसू बनकर बह निकली। ठीक है, उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे क्यों हो? वो मेरी उपेक्षा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? कितनी मुश्किल से हुई थी हमारी शादी। मुझे याद है, पापा मेरी शादी के खिलाफ थे। मुझे नहीं पता था कि आज वो तो आलोक से करना चाहते थे ना। लेकिन मैं रोहित को चाहती थी। रोहित विजेता था, इस कारण मम्मी विजेतिया था, यानी कि उसकी जाति दूसरी थी। और इसी कारण मम्मी पापा इस शादी के लिए सहमत नहीं थे। बाद में मेरी काफी जिद करने पर वो राजी हुए। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी मुश्किल से हासिल हुआ प्यार भी इतनी जल्दी अपनी उष्णता खो देगा। 6 महीने बीतते बीतते हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। आज सोच रही हूं तो लग रहा है, क्या वो बातें उतनी महत्वपूर्ण थी जिनकी वजह से मैं नाराज हो जाती थी? रोहित का पिक्चर के लिए प्रॉमिस करना और फिर काम की व्यस्तता के कारण प्रोग्राम कैंसिल कर देना, क्या वो बहुत बड़ी बात थी? 2 दिन तक मुंह फुलाकर घूमती रही थी मैं। अगले संडे पिक्चर दिखाने ले गए, तभी मूड ठीक हुआ था। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हो जाती। कभी वीकेंड पर भी उन्हें ऑफिस जाना पड़ता। उस समय उखड़ी उखड़ी रहती थी मैं। रोहित कहते, प्रिया मैं अपने काम के साथ समझौता नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरा काम मेरी पूजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे पाता हूं। तुम बस कुछ दिन सब्र रखो। मैंने अपने मैनेजर से बात कर ली है और जल्द ही वो मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे देंगे। तब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। पर मुझसे सब्र नहीं था। मुझे रोहित की बातें आधारहीन लगती। पुरुष की जिंदगी में उसकी पत्नी की अहमियत इससे पता चलती है कि वो अपनी पत्नी को कितना समय देता है।
उस समय भी यही तर्क दिया था मैंने, जब चाचा के बेटे सौरभ की शादी में जाना था। शादी से एक दिन पहले मैं बरेली पहुंचना चाहती थी। रोहित भी राजी हो गए, पर घर से निकलने के बिल्कुल पहले रोहित के ऑफिस से फोन आ गया। खेद पूर्वक वो बोले कि सॉरी प्रिया, आज मैं किसी हालात में भी नहीं जा सकता। मेरे प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज आ गए हैं जिन्हें सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया था। रोहित, आप इस बात को भी समझिए कि रिश्ते निभाना भी उतना ही जरूरी है। मेरा एक ही भाई है। मैं शादी में अगर जल्दी नहीं पहुंचूंगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। हो सकता है गुस्से में वो मुझसे बात भी ना करे। और चाचा चाची, वो तो जिंदगी भर इस बात का उलाहना देंगे। रोहित शांत ही रहते थे। सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहा था। अगले दिन रास्ते भर में रोहित से उखड़ी उखड़ी रही थी और चाचा का घर आते ही मैं अंदर की ओर लपकी। हल्दी की रस्म भी तभी खत्म हुई थी। चाचा चाची ने मुझे गले लगाया और सौरभ अपनी बहन की सहेलियों के साथ हंसी मजाक में उलझा हुआ था। उसने दूर से ही हाथ हिला दिया। पास आकर रोहित से बात करने की औपचारिकता भी नहीं दिखाई और मैं जानबूझकर वहां सबके नजदीक जाकर खड़ी रही कि कोई तो मुझे देरी से आने का उलाहना देगा, लेकिन किसी को हमारे आने की फिक्र ही नहीं थी। फिर देर या जल्दी का सवाल ही कहां उठता है। मन ही मन में खिसिया रही थी। अपने इन्हीं संबंधों के लिए तो मैंने रोहित से झगड़ा किया था। रोहित मुख से कुछ भी नहीं बोले, बस मुझे देखकर मुस्कुराते रहे थे। रात में फेरों के वक्त मम्मी मुझे एकांत में ले जाकर बोली, प्रिया, तेरे और रोहित के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? सुबह से देख रही हूं तू रोहित से बात नहीं कर रही। मम्मी की सहानुभूति पाकर मेरा दिल भर आया। परेशान होकर मैं बोली, मम्मी, मेरे और रोहित के बीच अब बहुत झगड़े होते हैं। कई कई दिन तक हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते। रोहित अब बदल चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं। पहले उन्हें मेरा कितना ख्याल था, लेकिन अब उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। उनके लिए उनका काम ही सबसे ऊपर है। मम्मी शांत मन से मेरी सादी बातें सुनती रही और फिर बोली, प्रिया, कॉलेज में मैं तुम्हारी ही उम्र की कितनी लड़कियों के संपर्क में रहती हूं। उनमें से कई मुझे अपनी समस्याएं भी बताती हैं। प्रिया, मुझे लगता है कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों में एडजस्ट करने की भावना कम हो रही है और उनका अहम बढ़ रहा है। आजकल पति और पत्नी को जो बराबरी का दर्जा मिल रहा है, उसके चलते पति से उनकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही रहती हैं और इनके पूरा ना होने पर उनका अहम टकराने लगता है। शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। मम्मी, तो क्या गलत बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? उन्हें सहते रहना चाहिए? नहीं बेटे प्रिया, तुम इस बात को समझो कि गलत बातें सहने में और एडजस्टमेंट करने में अंतर होता है। पति की परिस्थितियों को समझना और उनसे तालमेल बिठाकर चलना एडजस्टमेंट होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर रूठना, बोलचाल बंद कर देना और हर समय शिकायतें करना, ये सब बचपना है प्रिया। पति की मुश्किलों को समझकर उनके साथ सहयोग करो तो तुम देखोगी कि वो एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो अगली बार पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते में गहराई आती है, व्यक्तित्व में ठहराव आता है। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें नाराज होने का हक नहीं है,
लेकिन ज्यादा समय तक रूठे रहना पति पत्नी के रिश्ते में खालीपन पैदा करता है। संवादहीनता उनमें दूरी बढ़ती है। मम्मी, मैं समझ रही हूं, कम से कम आप मेरी भावनाओं को समझेंगी। यही सोचकर अपने मन की बात कह दी। विश्लेषण करना ही है तो निष्पक्ष भाव से कीजिए। पक्षपात पूर्ण रवैया क्यों अपना रही हो? कहां तो आप रोहित के साथ मेरी शादी के खिलाफ थी और कहां आपको उनकी हर बात ठीक लगती है। मम्मी का सदैव की भांति उपदेश देना मुझे खिन्न कर दिया था। ऐसा कम ही होता था कि किसी के समझाने से इंसान पर असर पड़े। मुझ पर भी मम्मी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो अपना जन्मदिन भूल जाने पर मैं रोहित से इतना नाराज ना होती। रात में बॉस की पार्टी से वो देर से घर लौटे थे। सुबह मेरे करीब आकर बोले, प्लीज प्रिया, मुझसे नाराज मत हो। बॉस प्रमोशन पर जा रहा है। कल सारा दिन इतना व्यस्त रहा कि तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। आज सुबह मम्मी ने फोन करके याद दिलाया। मुझे बहुत अफसोस है प्रिया, लेकिन मैं भी क्या करूं। 3 दिन बाद बीजिंग जाना है। तब तक रत्ती भर भी फुर्सत नहीं है, मगर वादा करता हूं कि वापस आकर हम आउटडोर वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे। मैंने रोहित की बात का जवाब ही नहीं दिया और किचन में चली गई। मुझे लगा शायद ये बात सच है कि ज्यों त्यों शादी का समय बीतता जाता है, पत्नी अपने पति से जुड़ती जाती है और पति विमुख होने लगता है। तभी रोहित को मुझसे अधिक अपना काम प्यारा है। मुझे उम्मीद थी कि रात में रोहित मुझे फिर से मनाएंगे। देर से ही सही मेरे लिए जन्मदिन का उपहार जरूर लाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाने के लिए घर से निकले तब भी मैंने उनसे बात नहीं की। चुपचाप उनकी पैकिंग की और एक और खड़ी हो गई, इस प्रतीक्षा में कि शायद चलते हुए वो मेरे करीब आ जाए, मुझे अपने आगोश में समेटकर मेरा माथा चूम ले। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी हसरत दिल में ही रह गई और रोहित बदल गए हैं। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही एहसास जागा था मन में। लेकिन अब लग रहा है कि ये सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाते समय पलटकर बार बार मुझे ना देखते, उनका चेहरा यूं उतर ना जाता। मैं भी कितनी मूर्ख हूं, जरा सी बात पर ओवर रिएक्ट करती हूं। आखिर क्यों नहीं बोलती और क्यों नहीं बोली मैं रोहित से कि ऐसा भी क्या कर दिया था उन्होंने जो मैंने उन्हें बाहर तक छोड़ने नहीं गई। जाते समय उनसे यह भी नहीं कहा कि जल्दी आना। उनका उदास चेहरा देखकर और याद कर मेरा मन द्रवित हो रहा था। काश मम्मी की बातों को मैं गंभीरता से लेती और उनसे यूं नाराज ना होती। खैर ईश्वर करे कि ये 4 दिन जल्दी बीत जाए और रोहित लौट जाए। फिर अपने अहम को दरकिनार कर उनके साथ एक नई शुरुआत करूंगी। इस विचार के साथ ही निगाहें घड़ी पर जाकर टिकी। सुबह के 6 बज चुके थे और रोहित की फ्लाइट को 4 घंटे से अधिक बीत चुके थे। अब तक तो उन्होंने बीजिंग की आधी से अधिक दूरी भी तय कर ली होगी। रात भर जागने के कारण सर बहुत भारी हो रहा था, लेकिन मन की बेचैनी कुछ भी करने नहीं दे रही थी। अनमने भाव से मैंने टीवी ऑन कर दिया। न्यूज चैनल लगाते ही नजर ब्रेकिंग न्यूज पर जा टिकी। बीजिंग जा रहे विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया है। विमान का कुछ पता नहीं है, तलाश जारी है। मेरा दिल धक से रह गया। हे भगवान, इस विमान में तो रोहित भी थे, तो
नहीं नहीं, मेरा हृदय चित्कार कर उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा शरीर की मानो सारी शक्ति खत्म हो गई हो। कांपते हाथों से मैंने एयरपोर्ट का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बिजी था। तभी कॉल बेल बजी। लगता है कि रोहित आ गए हैं। शरीर में एक नई स्फूर्ति सी जागी। आंसू पहुंचकर बदहवास सी मैं दरवाजे की ओर भागी और बाहर एक कुरियर वाला, उसको देखकर मेरा मन बुझ गया। रोहित ने एयरपोर्ट से एक पैकेट भेजा था। मैंने जल्दी उसे खोला और अंदर एक खूबसूरत सी रिस्ट वॉच थी, साथ में एक स्लिप जिस पर लिखा था, मेरी प्रिया को जन्मदिन का तोहफा। मन पर बोझ लेकर जा रहा हूं कि जाने से पहले तुम्हारी नाराजगी दूर न कर पाया। तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा तो सारे गले शिकवे दूर करूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रोहित। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित, मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज प्लीज लौट आओ रोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। काश मैं रोहित से नाराज ना हुई होती। काश मैंने उन्हें रोक लिया होता। मेरी नजरें दोबारा टीवी पर जा टिकी। विमान को ढूंढने के प्रयास और तेज हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। थोड़ी देर में मम्मी आ गई। उनके सीने से लगकर मैं बिलख उठी। रोते रोते मेरी हिचकियां बंद गई और मम्मी मेरा सर सहलाते हुए बोली, प्रिया हिम्मत रखो, तुम्हारे पापा एयरपोर्ट पता करने गए हैं और मेरा मन कह रहा है कि रोहित जरूर आएंगे। मम्मी की आवाज मुझे कहीं दूर से आती लगी। दिन का उजाला पड़ रहा था और मेरा भविष्य अंधकार की गहरी खाई में डूबता जा रहा था। अगले दिन से दोस्तों और रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। हर कोई अपने तरीके से सांत्वना दे रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। विमान का अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। रोहित के लौट आने की आस आज भी मेरी सांसों में बसी हुई है। आज अपनी बालकनी में मैं बैठी अश्रुपूरित नेत्रों से बीते दिनों की स्मृतियों में खोई हुई हूं। कुछ दिन पहले तक मैं और रोहित इसी बालकनी में बैठकर शाम की चाय पिया करते थे। रोहित मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहते और मैं अपनी शिकायतों के ताने बाने में उलझी अक्सर खामोशी अख्तियार कर लेती थी। और आज मैं रोहित से बात करना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए रोहित मेरे पास नहीं है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। वक्त ये कैसा खेल खेल गया मेरे साथ। काश मैं वक्त रहते प्यार की अहमियत को समझ पाती। काश मैं गुजरे वक्त को लौटा पाती। दोस्तों, ये थी कहानी उषा गुप्ता की, जिसका शीर्षक था वक्त, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये वक्त भी गुजर जाएगा, जिसमें प्रिया और उसके पति रोहित के बारे में एक बहुत ही मार्मिक का एक चित्रण है, वर्णन है। किस तरह से दो लोग प्यार करते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। प्यार शायद ज़्यादा लंबा नहीं टिकता है, मन मुटाव होता है, आपस में हम ईगो ले लेते हैं और ईगो के कारण हम अपने ही किसी खास को खो देते हैं। दोस्तों, ये वक्त बहुत कीमती होता है। हमेशा हमें इस वक्त का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वक्त के महत्व को समझना चाहिए और हमेशा अपनों को खोने से बचाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर कभी ईगो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना हसीन जो वक्त होता है, इस वक्त को, इस लम्हे को थाम के रखना चाहिए, क्योंकि ये वक्त, गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आता है।
शायद यही विश्लेषण था इस कहानी का। मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।